सभी को गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक जो है वो कोट कारों पे है। चूंकि सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे कि कोट टर्म का मतलब क्या है, कोट कारो किसे कहते हैं और इसका इससे हमें क्या जानकारी मिलती है इस कर्व के माध्यम से, और इसको कैसे कर्व को डिजाइन किया गया, क्रिएट किया गया। इससे पहले के जो लेक्चर हमने पढ़े उसमें हमने ये देखा कि डीएनए में कुछ स्पेसिफिक प्रकार की सीक्वेंस होती है। ऐसा नहीं है कि पूरा क्रोमोसोम जो कि एक डीएनए से मिलकर बना है उसमें एक ही प्रकार की सीक्वेंस होती है, ऐसा नहीं है। ये जो वेरिएशन है सीक्वेंस में, इस वेरिएशन को समझना है हमें कि कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है क्या वो रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है तो उसका रिपीटेशन लेवल कितना है, कितनी बार रिपीट हो रही हो। तो उसके आधार पर हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी हम शॉर्ट में बीच में डिस्कस भी करेंगे कि डीएनए में अलग अलग प्रकार की सीक्वेंसेस पाई जाती है। कुछ ऐसी होती है जो एक से कुछ टाइम्स जो है वो रिपीट होती है, कुछ सैकड़ों बार, कोई हजारों बार, कोई लाखों बार रिपीट होती है। उसका डीएनए की स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ता है। और ये भी है अलग कारण एक कि हम यदि जीन्स की बात करते हैं तो फंक्शनल जीन या एक्सप्रेसिव जीन वो किस प्रकार की सीक्वेंस से मिलके बने होते हैं, या हम कह सकते हैं उन जीन्स में कौन कौन सी सीक्वेंसेज उपस्थित होती है। तो ये भी एक चर्चा करने योग्य एक पॉइंट है। तो आज हम इसी को देखेंगे कि पहले पहले हम इस कोट कर्व को समझने से पहले हम समझेंगे कि डीएनए की सीक्वेंसेस को थोड़ा सा हम ब्रीफ में उसकी जानकारी ले लेते हैं। डीएनए सीक्वेंसेस हम पहले चर्चा कर चुके हैं, फास्ट में थोड़ा सा इसको लेते हैं। पूर्व के लेक्चर्स में ये इसकी डिटेल है कि सीक्वेंस कॉम्प्लेक्सिटी रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस अपीयर्स इन द जीनोम। तो जीनोम में एक कोई पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस जो होती है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, वो सीक्वेंस कॉम्प्लेक्सिटी जो है जानते हैं हम। और तीन प्रकार की सीक्वेंस है, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस कहते हैं, वो रिपीट हो रही है। ठीक है, जैसे यूनिक और नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जो एक या कुछ बार ही रिपीट होती है, इसको सिंगल कॉपी सीक्वेंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कुछ सैकड़ों से लेकर हजार बार रिपीट होती है, ये मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है। और तीसरी सीक्वेंस जो होती है वो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है, ये हजारों से लेकर लाखों बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है। जैसे हम देखते हैं कि टेंडम रिपीट सीक्वेंस जो सेंट्रोमियर रीजन में पाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही वो टीलोमियर का रीजन होता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में। तो ये हेट्रोक्रोमेटिक पार्ट जो होता है, जब हम क्रोमेटिन को डिस्कस किया था हमने देखा था उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यूक्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिक पार्ट जो होता है उसमें ऐसी हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है उससे मिलकर के ये बना होता है। हम नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ये वन और फ्यू टाइम्स रिपीट होती है। और जितने भी स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जितने भी जो जो इंटरजेनिक एरिया जो होता है, ये सारा पार्ट जो है वो इसी सीक्वेंस में होता है, एक्सप्रेसिव पार्ट ऑफ द जीन। ठीक है, जो एक्सप्रेस होकर के प्रोटीन बनाने की क्षमता रखता है, वो सारा जो है यूनिक या नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस का पार्ट होता है। नेक्स्ट जो है वो है मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस, जो हमने कहा कि फ्यू हंड्रेड टू फ्यू थाउजेंड टाइम्स रिपीट होती है। और इसमें जो है वो आरआरएनए और हिस्टोन्स जो होते हैं उसके जीन होते हैं। मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो होती है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ये सारा मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस का पार्ट है। ऐसे ही ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो होते हैं ये भी मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस के पार्ट होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस की। ये कुछ हजारों से लेकर के मिलियंस टाइम जो है वो रिपीट होती है। इसकी एक कॉपी जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है, यानी कि इसकी जो सीक्वेंस की लेंथ जो होती है वो फ्यू न्यूक्लियोटाइड टू फ्यू कुछ सेवरल हंड्रेड की लेंथ होती है, और ये बहुत ज्यादा रिपीट होती है। ठीक है, तो
ऐसी जो कुछ सीक्वेंसेस होती है जो इंटरस्पर्स रहती है पूरे जीनोम के अंदर थ्रू आउट जो है वो फैली रहती है। ऐसे ही ह्यूमन के अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं एलू फैमिली का, ठीक है। और ये एलू फैमिली जो है लगभग 10% जो है ह्यूमन जीनोम का पार्ट जो है वो ये एलू फैमिली का होता है, ये रिपीटेड सीक्वेंस होती है। और दूसरी सीक्वेंस जो टेंडोमेरेज सीक्वेंसेज होती है हम ड्रोसोफिला में देखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल बता रखा है, ये एग्जांपल की सीक्वेंसेस ड्रोसोफिला में, ये टेंडोमेरेज सीक्वेंसेस जो है हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस है। ऐसे ही हमने पहले बात की थी कॉमनली जो सेंट्रोमेरिक रीजन होता है, टेलोमेरिक रीजन होता है, ये सारा हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस का पार्ट होता है। अब हम आते हैं आज के इस मेन टॉपिक पे। अब कोट करो को समझने से पहले हमें डीएनए की प्रॉपर्टी को समझना है। हम जानते हैं कि डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है वो आपस में जो विपरीत एक दूसरे की विपरीत सिरों से पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो चेन होती है और ऑपोजिट एंड पे एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है, जुड़ी रहती है, और ये डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाता। अब हर जो एक स्ट्रैंड जो है वो उसका दूसरा स्ट्रैंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये भी हम जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये दोनों स्ट्रैंड आपस में अलग हो जाए तो वापस रीनेचर या रीनेचुरेशन होने की कैपेसिटी उनमें होती है, क्योंकि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बेस होते हैं। तो इस पे जो स्टडी की वो ब्रिटन एंड डेविड कोने ने 1968 में की। और डीएनए जो है उसमें देखा गया कि डीएनए को यदि तोड़ दिया जाए तो डीएनए इज ब्रोकन अप इनटू पीसेस, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ दिया जाए और उसमें कई जो हजारों सैकड़ों की बेस पेयर की सीक्वेंसेस यदि उन पीसेस के अंदर हो, तो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं यदि इनको हीट का ट्रीटमेंट दे दिया जाए। आप उसको डबल स्ट्रैंड डीएनए को तोड़ दो, कई टुकड़े हो जाए, फिर उसको आप हीट को कुछ कुछ उसमें टेम्परेचर उसका बढ़ा दो, ट्रीटमेंट दे दो हीट का, देन क्या होंगे, ये अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और ये सिंगल स्ट्रैंड टुकड़ों में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये कहलाता है डीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए, इसे कहते हैं डीनेचुरेशन, ठीक है। और जब हम टेम्परेचर को लो कर देंगे देन क्या होगा, यही डीएनए के पीसेज जो होंगे वो आपस में एक दूसरे के जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो आपस में रीएसोसिएट हो जाएंगे, इसे कहते हैं रीनेचर या रीनेचुरेशन टर्म हम यूज करते हैं। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं जैसे डबल स्ट्रैंड डीएनए है, जो ही हाई टेम्परेचर करेंगे देन डीनेचुरेशन होगा, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। अगेन टेम्परेचर को लो करने पर वापस ये रीनेचुरेशन हो जाएगा इसका। तो ये डीनेचुरेशन से रीनेचुरेशन, ठीक है, पहले डीनेचुरेशन करो देन रीनेचुरेशन। तो ये जो है ये किस बात पर डिपेंड करता है कि ऐसा क्यों होता है कि डीएनए एक बार अलग होने के बाद में अगेन रीनेचर हो रहा है। ये हम कह देते हैं सिंप्लीमेंट कि वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है इसलिए हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि डीएनए पर 3 प्रकार की सीक्वेंस है। अब हमें यह देखना है कि इन तीनों सीक्वेंसेस में कौन सी सीक्वेंस सबसे पहले रीनेचर होती है या फास्ट होती है, क्या होती है कि नहीं होती है, या सारी एक समान रेट से रीनेचुरेशन होता है। वही चीज जो है ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया गया है उसको कोट कहते हैं। हम आगे हम पढ़ेंगे इसको, इसको उसी पे चर्चा कर रहे हैं। अब हमने देखा कि यह जो रेट होती है रीनेचर होने की दर जो है ये डिपेंड किस पे कर रही है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर। इस प्रकार ये निर्धारित करती है कि इसमें 3 प्रकार की सीक्वेंसेस, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस पाई जाती है। और रीनेचुरेशन की रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस जो होती है डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर, जो हमने बात कर ली कि रीनेचुरेशन जो होगा उसकी दर जो डिपेंड करेगी कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री या उसका जो पूरक स्ट्रैंड है उसकी सांद्रता कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये आगे हम देखेंगे। तो हाईली रिपीटेटिव डीएनए जो होता है वो उसका रीनेचुरेशन फास्ट होगा, अत्यधिक तेजी से होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि देयर आर मेनी कॉपी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, क्योंकि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है, इसलिए सबसे तेजी से हाईली रिपीटेटिव डीएनए जो है रीनेचर होगा। और यूनिक सीक्वेंस जिसे हम सिंगल कॉपी सीक्वेंस कहते हैं वो उसका रीनेचुरेशन बहुत ही धीमे से होगा, स्लो होगा, स्लोएस्ट। क्यों, क्योंकि वो टाइम लेगा ये ढूंढने में कि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहां है, इसलिए वो स्लो होगी। और हाईली रिपीटेटिव फास्ट होती है क्योंकि इसकी बहुत सारी कॉपियां हैं।
तो ये रीनेचुरेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। तो अब जो दोनों स्ट्रैंड है, रीनेचुरेशन ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग है, एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड, दो अलग अलग स्ट्रैंड हो गए। तो ये एक बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। यदि हम इसको रिएक्शन के रूप में देखें कि वो आपस में मिलकर के अगेन रीएसोसिएट हो रहे हैं, तो ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है और इसमें दो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड जो है वो आपस में इनका कोलिजन हो रहा है, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं रीनेचुरेशन में, ठीक है। और इसकी जो दर है, रेट जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ बोथ स्ट्रैंड। तो दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं उनकी सांद्रता के, उनकी उत्पाद की सांद्रता जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों स्ट्रैंड की सांद्रता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे एक आगे हम देखेंगे एक को C1 कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन, एक को C2 कहेंगे, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जितनी ज्यादा होगी देन उसकी दर जो है उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम ये देखते हैं कि यदि हमने C से लिख दिया, C जो है वो C को हम इसे डिनोट कर रहे हैं इज ए कंप्लीट, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को हमने C से डिनोट किया है। देन फॉर एनी डीएनए डेराइव्ड फ्रॉम ए डबल स्ट्रैंड डीएनए फ्रेगमेंट, जहां से हमने लिया है। तो अब हम इसको समझें कि C1 का मतलब है एक डीएनए स्ट्रैंड जो है उसकी सीक्वेंस, और C2 जो है वो है दूसरे डीएनए स्ट्रैंड की सीक्वेंस। और डबल स्ट्रैंड डीएनए से लिया है, इसका मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो दोनों जो है C1 इज इक्वल टू C2, इसको हम C में मान सकते हैं, या हम दोनों स्ट्रैंड को ले रहे हैं तो C स्क्वायर के जो हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और रेट ऑफ रीनेचुरेशन इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रीनेचुरेशन की रेट जो है वो डिपेंड दोनों स्ट्रैंड की कॉन्सेंट्रेशन पे करती है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कह रहे हैं। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, और C स्क्वायर यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों स्ट्रैंड की। ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन ये कह रही है कि अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड, यहां हम बात कर रहे हैं कि जो सिंगल स्ट्रैंड C1 और C2 दोनों है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है उसको हमने लिखा है माइनस DC से, विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, यानी कितना टाइम लिया है, 0 से लेकर T टाइम तक कितना जो है वो रीनेचुरेशन हुआ है, ठीक है ना। सिंगल स्ट्रैंड कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कितना अब बचा हुआ है, हम उसको ये भी कह सकते हैं, आगे हम देखेंगे इसको कि C1 और C2 कितना था और आफ्टर T टाइम कितना सिंगल स्ट्रैंड बचा हुआ है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बची हुई है, तो ये कहलाता है DC। और कितना टाइम लिया इज इक्वल, ये किसके इक्वल है, रेट कांस्टेंट जो हम K कह रहे हैं, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का है, ठीक है ना। तो ये रेट कांस्टेंट, और यहां C स्क्वायर जो है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो अब हम इसको कोट कर्व के नाम से कैसे जानते हैं, हम इस इक्वेशन से इसको देखते हैं कि डिटरमाइन करते हैं कि हाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए चेंजेस फ्रॉम टाइम 0 टू लेटर टाइम या T टाइम जो भी लिया है, यानी कि 0 टाइम था, यहां हम देख सकते हैं C अपॉन C0 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस K2 COT, COT, C यानी कॉन्सेंट्रेशन हमने दे दी, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एट लेटर टाइम T टाइम, ये ऊपर हम C को डिनोट कर रहे हैं। यहां हम इसको बॉल पॉइंट से भी यदि हम देखना चाहें इसको, कि यहां पे जो हम C की बात कर रहे हैं, ये C का है, ये वाला C का मतलब है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एट द टाइम ऑफ T, ठीक है, लेटर टाइम T। और C0 का मतलब ये है कि जीरो जीरो यानी जीरो टाइम, कि 0 टाइम पर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की सांद्रता कितनी थी, और आफ्टर T टाइम, इस T टाइम के बाद में कॉन्सेंट्रेशन जो बची उसको C लिखा है। तो यहां ये जो C अपॉन C0, इसको हम क्या कहेंगे, C अपॉन C0 को कहेंगे इज द फ्रैक्शन ऑफ डीएनए स्टिल इन द सिंगल स्ट्रैंडेड, या उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आफ्टर ए गिवन लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि T टाइम के बाद में अब कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची हुई, इसको हमने डिनोट किया C अपॉन C0 से, कितना डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड के रूप में बचा हुआ है, ये डिनोट कर रहा है C अपॉन C0 से। और बाकी जो रीनेचुरेशन का जो एक्सपेरिमेंट है वो इसमें शो कर रहा है, क्योंकि K2 जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट है रीनेचुरेशन का, और यहां पर C0T जो है ये है C0 टाइम और आफ्टर T टाइम, ठीक है। इसको कह रहे हैं COT यानी कि कोट,
तो 0 और t है, इसको कोट कर्व के नाम से माना गया और आगे कर्व हम देखेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है रीनेचुरेशन का, ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? द एक्सपेरिमेंट कैन प्रोवाइड क्वांटिटेटिवली या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ये जो मात्रात्मक जो सूचना हमको मिलती है इस एक्सपेरिमेंट से अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डीएनए सीक्वेंसेज विद इन अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल डीएनए, कि उस डीएनए सीक्वेंस में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये बताएगा ये रीनेचुरेशन एक्सपेरिमेंट, जो हमें आगे हम देखेंगे किस ये ग्राफ के द्वारा हमको शो कर रहा है। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है, हमें इस ग्राफ को समझना है कि यहां पर एक्स एक्सिस पे हमने देख लिया ये COT यानी कि C यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, और ये G0 टाइम और यहां आफ्टर T टाइम, तो यहां कितना टाइम लगा। और इधर जो है Y एक्सिस पे यहां पर है इसमें परसेंट डीएनए रीएसोसिएट। तो यहां यदि 0 टाइम पे देखेंगे तो ऊपर यदि हम देख रहे हैं यहां पर कि ये कॉन्सेंट्रेशन जो है इसकी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की बहुत हाई है, ठीक है। फिर रीएसोसिएट जो होगा वो धीरे धीरे कैसे इसका रीनेचुरेशन होगा ये हम देख सकते हैं। जो जो इसमें 0 से T टाइम की तरफ एक्स एक्सिस में इधर बढ़ेंगे, देन सबसे पहले रीनेचुरेशन उन सीक्वेंस का होगा जो हाईली रिपीटेड सीक्वेंस है, और ये बहुत तेजी से इसका रीनेचुरेशन होगा, बहुत तेजी से। तो यहां पर जो है ये टाइम कितना ले रही है, ये देखिए आप यहां तक यह टाइम लिया है, ये टाइम तो बहुत कम टाइम लेती है। देन उसके बाद में धीरे धीरे यहां तो बहुत तेजी से डाउन हुआ, स्लोप है इसका, ये सॉरी यहां पे हम ये जो पोर्शन है ये है हाईली रिपीटेड सीक्वेंस का, तो यहां तक तो बहुत तेजी से डाउन हुआ। उसके बाद यहां से लेकर के और ये आगे का जो पोर्शन है ये हाई मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस, देन थोड़ा सा ये स्लो हो जाता है, यानी कि टाइम कम इसमें जो है ज्यादा टाइम लेगा। इधर से फास्ट होगा, देन कम टाइम में ज्यादा रीनेचुरेशन होगा, स्लोप आएगा एकदम से, देन धीरे धीरे ये ज्यादा टाइम लेगा, वो स्लोप जो है वो कम होता जाएगा। ये है क्योंकि ये मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस है, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट जो है वो ढूंढने में उसको टाइम लगेगा। लेकिन जो ही हम आगे चलते हैं तो सिंगल कॉपी में देखिएगा बहुत ज्यादा टाइम ले रहा वो, क्योंकि उसको अपना उसमें मल्टीपल कॉपीज उसकी कम है कॉम्प्लीमेंट्री की। तो ये ग्राफ जो है वो ये शो करता है इसको कि डीएनए के अंदर कितने प्रकार की सीक्वेंसेज है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो ये एग्जांपल जो है ह्यूमन क्रोमोसोमल डीएनए का कोट कर्व है, इसको कर्व के रूप में दिखाया गया है, तो COT वो की कर्व के रूप में इसको जाना जाता है। तो 60 to 70% ऑफ ह्यूमन डीएनए जो है वो उसके अंदर लगभग पोर्शन अधिकतर भाग जो है वो यूनिक सीक्वेंसेस का है। तो the rate of renaturation for the DNA passage can be represented in a plot of C divided by C0 versus COT यानी C0T टाइम में, इसके बीच में ये प्लॉट बताया गया है जो ये बताता है कि इसको किसे कहते हैं, इसको COT कोट या कोट कर्व के नाम से जाना जाता है। तो ये जो टर्म है कोट जो है ये रेफर करती है किसको, टू द डीएनए कॉन्सेंट्रेशन C0 मल्टीप्लाइड बाय द इंक्यूबेशन टाइम, कितना टाइम लगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है 0 टाइम देन आफ्टर T टाइम, तो कितने टाइम में कितनी डीएनए की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इसमें मल्टी रीनेचुरेशन हुआ है जिसका, तो उसको शो किया गया है एज ए ग्राफ।